आज इस वीडियो में लुसेंट न्यू एडिशन 2026 के इतिहास के प्रथम टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट करेंगे। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास का जितना भी एमसीक्यू है उसका 4 ऑप्शन के साथ आपको क्वेश्चन को कराएंगे। तो देखिए, यह लुसेंट सब्जेक्टिव बुक है जो न्यू एडिशन है 2026। देखिए यहाँ पर दिया गया है 2026 एडिशन। इसका प्राइस है 315 और इसका इतिहास का प्रथम टॉपिक जो है, देखिए ये इतिहास के प्रथम टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे लाइन बाय लाइन 4 ऑप्शन के साथ, और इसका पीडीएफ आपको लास्ट में बताया जाएगा कहाँ आपको मिलेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला है, देख लीजिए सेट एक बार देख लीजिए पूरा। इसमें लुसेंट सब्जेक्टिव बुक को मात्र 45 दिन में कंप्लीट कराया गया है, जिसमें 20,000 एमसीक्यू पीडीएफ में दिया गया है लुसेंट सब्जेक्टिव बुक का टॉपिक वाइज। तो चलिए इतिहास के प्रथम टॉपिक से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को लाइन लाइन देखते हुए। देखिए पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। बुक में भी आप देखे हैं यहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से प्राप्त होती है। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से प्राप्त होती है। तो देखिए इस बुक में देखिए क्या दिया गया है। देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कौन स्रोतों से प्राप्त होती है? तो 4 स्रोत। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। और ये चारों स्रोत कौन कौन से हैं? तो बुक में एक बार देख लीजिए। ये चारों जो स्रोत हैं, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, इन्हीं चारों से इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है? इन चारों में से बताना है निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है। तो देखिए इसमें दिया गया है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये तीनों जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत है, लेकिन यह वैज्ञानिक उपकरण जो है यह प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो प्रश्न है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ बताना है। तो देखिए बुक में दिया गया है, बुक निकालिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो वेद है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर 3 का हो जाएगा, वेद। यानी भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए। क्वेश्चन है, वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? वेद के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? देखिए क्या दिया गया है बुक में। वेदों के संकलनकर्ता, देखिए संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेवपायन वेद व्यास को माना जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? वेद व्यास। महर्षि कृष्णदेवपायन वेद व्यास को वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेदों को भारतीय परंपरा में क्या माना जाता है? वेदों को भारतीय परंपरा में क्या माना जाता है? देखिए तो यहाँ पर आंसर है, देखिए भारतीय परंपरा में वेदों को नित्य तथा अपुरुष से माना जाता है। क्या माना जाता है? नित्य तथा अपुरुष। तो इसमें आंसर इसका सही क्या हो जाएगा 5 का? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अपुरुष से। वेदों को भारतीय परंपरा में क्या माना जाता है? तो अपुरुष से। इसी तरह लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। बुक आपके पास है न्यू एडिशन 2026, तो निकाल कर बैठ जाइए और लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को देखते जाइए।
या इससे अच्छा होगा कि आप पहले बुक को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा और कितना क्वेश्चन आपसे सही हो रहा है। वैसे आपको पीडीएफ चाहिए तो एप्लीकेशन पर डाला गया है, वहां जाकर आप इसका टेस्ट दे सकते हैं। जितने भी टॉपिक हैं लूसेंट का, उसका टॉपिक वाइज टॉपिक निचोड़ एमसीक्यू का टेस्ट डाला गया है 4 ऑप्शन के साथ। वहां आपका स्कोर दिखाएगा कि टोटल स्टूडेंट में आपका कितना स्कोर हुआ, सही गलत ये सब दिखाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या बताना है कितनी है। तो देखिए वेदों की जो संख्या है बुक में देख लीजिए, यहाँ पर है वेदों की संख्या। तो देखिए वेद कितना है, तो वेद 4 है, टोटल 4 वेद है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वेद नहीं है? इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा वेद नहीं है। तो वेद कौन कौन होते हैं एक बार देख लीजिए। वेद होता है ऋग्वेद, सामवेद, अर्जुवेद, अथर्ववेद, यही 4 गो वेद होता है। तो देखिए ये चारों में कौन कौन है, तो ऋग्वेद है, अर्जुवेद है, सामवेद है, और आयुर्वेद जो है यह वेद नहीं है, यह एक उपवेद है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या बताना है। तो ऋग्वेद में मंडल कितना है, देखिए यहाँ पर दिया गया है। ऋग्वेद में देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 मंडल। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। 9वां प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? सूक्तों की संख्या बताना है। तो अभी आप देखे हैं बुक में, ऋग्वेद में कुल सूक्तों की जो संख्या है 1028 है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 1028 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के मंत्रों के पाठ करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है ऋग्वेद, यानी इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? होत्र कहते हैं। करेक्ट आंसर 10 का हो जाएगा डी, होत्र। अगला है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस मंडल में मिलता है? गायत्री मंत्र किस मंडल में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है यह किस मंडल में मिलता है? देखिए यहाँ बुक में दिया गया है, गायत्री मंत्र 3रे मंडल में मिलता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गायत्री मंत्र जो है यह 3रे मंडल में मिलता है। ठीक वैसे ही लाइन बाय लाइन आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन आपको बुक से बाहर देखने को नहीं मिलेगा, यानी जितना हम 20,000 MCQ बनाए हैं वह टोटल लूसेंट थ्योरी बुक का ही है, टॉपिक वाइज टॉपिक। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 12 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। किस मंडल में? तो 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, 9वां मंडल। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल बताना है। तो ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल जो है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10वां। कौन सा मंडल? तो 10वां मंडल जो है ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल है। 14 नंबर प्रश्न है, पुरुष सूक्त का संबंध किससे है? पुरुष सूक्त का संबंध बताइएगा किससे है? तो देखिए यहाँ बुक में दिया गया है,
पुरुष सूक्त का संबंध जो है वैदिक समाज शास्त्र से है, वैदिक समाज शास्त्र। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी समाज व्यवस्था से पुरुष सूक्त का संबंध है। 15 नंबर प्रश्न है, चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किस सूक्त में है। चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किस सूक्त में है। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, किस सूक्त में वर्णित है, तो पुरुष सूक्त में वर्णित है चारों वर्णी की उत्पत्ति का वर्णन। अगला है 16 नंबर प्रश्न है, अधान्य शब्द का संबंध किससे है। अधान्य शब्द का संबंध बताना है। तो अधान्य शब्द का संबंध किससे है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधान्य जिसका वध नहीं किया जाता शब्द का संबंध गाय से है। सही उत्तर क्या हो जाएगा 16 का, बी, यानी गाय से है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में इन चारों ऑप्शन में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसका देखिए यहाँ पर दिया गया है बुक में, ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं मिलता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, आत्मा का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक, इसी तरह लुसेंट सब्जेक्टिव बुक के जितने भी क्वेश्चन है आपको कराया गया है। अब आगे जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर है 18 नंबर। 18 नंबर, अब आपको लाइन बाय लाइन हम केवल क्वेश्चन और आंसर को करा रहे हैं। बुक में अब नहीं मिलाएंगे, क्योंकि बुक में मिलाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आपके पास बुक है लुसेंट बुक सब्जेक्टिव वाला, तो आप इतिहास के प्रथम टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को निकाल कर बैठ जाइए और इस वीडियो को विस्तार से देखते जाइए। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शन के साथ बताया गया है। एक भी प्रश्न आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। जो आप लुसेंट का टॉपिक पढ़ाइएगा वही क्वेश्चन आपको इसमें रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 18 नंबर से। तो चलिए 18 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा, ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को क्या कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म से पहले को समय को बताना है क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 का, उसे कहा जाता है ईसा पूर्व। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, ईसा पूर्व। अब हम आपको लुसेंट ये जो थ्योरी बुक है इसका लाइन बाय लाइन एमसीक्यू केवल करा रहे हैं। आपको अगर आपके पास बुक है तो बुक को निकाल लीजिए और लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को मिलाते जाइए। अगर हम बार बार क्वेश्चन दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईसा पूर्व जो है, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती जो है उल्टी होती है, यानी ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म, और मृत्यु कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में, यानी वर्षों की गिनती ईसा पूर्व में उल्टी होती है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है 19 नंबर प्रश्न, एडी का पूर्ण रूप क्या है। एडी का पूर्ण रूप बताना है। तो एडी का पूर्ण रूप हो जाएगा एनो डोमनी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, एनो डोमनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, एनो डोमनी का अर्थ क्या है। एनो डोमनी का अर्थ बताना है क्या हो जाएगा। ए है ईश्वर का वर्ष, बी है राजा का वर्ष, सी है मानव का वर्ष, डी है पृथ्वी का वर्ष। तो सही उत्तर हो जाएगा एनो डोमनी का अर्थ है ईश्वर का वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 21 नंबर क्वेश्चन है, 1904 ईस्वी में ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। 1904 ईस्वी में ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी, इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है। तो कौन लिखे थे, तो विंसेंट ऑथर स्मिथ जो है इन्होंने ही ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में जो है 1/3 भाग में केवल सिकंदर के आक्रमण का वर्णन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन भी है 22 नंबर, ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में किसके आक्रमण को विशेष महत्व दिया गया है। तो किसका, तो सिकंदर के आक्रमण को विशेष महत्व दिया गया है। 23 नंबर प्रश्न है,
विसेंट स्मिथ के अनुसार भारत में किस प्रकार का शासन था? विसेंट स्मिथ के अनुसार भारत में बताइएगा किस प्रकार का शासन था? तो शासन जो था वो स्वेच्छाचारी था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, स्वेच्छाचारी। यानी राजा स्वयं सभी निर्णय लेता था, लेकिन जनता को शासन में भाग लेने का अधिकार नहीं था। यानी स्वेच्छाचारी शासन था उस समय। ठीक। वामन अवतार के 3 पगों की कथा का प्राचीनतम स्रोत कौन है? 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। वामन अवतार के 3 पगों की कथा का प्राचीनतम स्रोत कौन है? रामायण है, महाभारत है, ऋग्वेद है, उपवेद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद है। राइट आंसर हो जाएगा सी, ऋग्वेद। वामन जो है यह भगवान, यह मानव के रूप में प्रकट हुए थे। वामन अवतार यह मानव के रूप में प्रकट हुए थे। ठीक। जो बौने ब्राह्मण के रूप में जाने जाते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। वामन अवतार के पिता का नाम क्या था? वामन अवतार के पिता का नाम बताना है। तो वामन अवतार के पिता का नाम क्या था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 25 का कश्यप। कश्यप इसका सही उत्तर होगा। अगला है, वामन अवतार की माता का नाम बताइएगा क्या था? वामन अवतार की माता का नाम बताना है। तो माता का नाम हो जाएगा, वामन अवतार की माता का नाम क्या था? अदिति। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, अदिति इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, वामन अवतार का उद्देश्य क्या था? वामन अवतार का उद्देश्य बताइएगा क्या था? तो इनका उद्देश्य था इंद्र को स्वर्ग दिलाना। सही उत्तर हो जाएगा। भागवत पुराण के अनुसार उसमें बुक में दिया गया है। यानी वामन अवतार का उद्देश्य क्या था? इंद्र को स्वर्ग दिलाना। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया गया 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं रची गई है? ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 250। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, 250। ऋचाएं मतलब होता है मंत्र। यानी ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मंत्र दिए गए हैं। ठीक। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है, आगे आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर है 29 नंबर। ये क्वेश्चन कौन था? 28 था। ठीक। 28 के बाद 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं रची गई है? ऋग्वेद में इंद्र के लिए बताइएगा कितनी ऋचाएं रची गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 200। इंद्र के लिए 200 और अग्नि के लिए पूछेगा तो 250। ठीक। अगला है प्रश्न, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो किसका आता है? तो शतपथ ब्राह्मण का। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, शतपथ ब्राह्मण। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को ने ऋग्वेद की पांडुलिपियों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कब शामिल किया? यूनेस्को ने ऋग्वेद के पांडुलिपियों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कब शामिल किया? तो कब शामिल किया है? तो 2007 में। राइट आंसर बी हो जाएगा 2007। यूनेस्को ने पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद के 30 पांडुलिपियों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। ठीक। आगे क्या है? अगला है, अर्जुवेद का मुख्य विषय क्या है? अर्जुवेद का मुख्य विषय बताना है। तो अर्जुवेद का जो मुख्य विषय है, सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न देखिए, अर्जुवेद का मुख्य विषय क्या है? तो राइट आंसर होगा यज्ञ विधि। सही उत्तर हो गया यज्ञ विधि। अगला है, अर्जुवेद के पठकर्ता को क्या कहा जाता है? अर्जुवेद के पठकर्ता को बताइए। तो अर्जुवेद के पठकर्ता को कहा जाता है
अध्वर्यु, सही उत्तर सी हो जाएगा, अध्वर्यु इसका सही उत्तर होगा। 34 नंबर प्रश्न है, अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, इस सीरीज को रेगुलर कंटिन्यू रखें कि नहीं। ठीक, चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिए, आयुर्वेद किस रूप में लिखा गया है? आयुर्वेद किस रूप में लिखा गया है? तो गद्य एवं पद दोनों रूप में लिखा गया है आयुर्वेद। ठीक, 35 नंबर प्रश्न है, सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? सामवेद का शाब्दिक अर्थ बताना है, क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गान होगा। ठीक, अगला देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, सामवेद को किसका जनक कहा जाता है? सामवेद को किसका जनक कहा जाता है? तो संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। अगला है, सामवेद के अधिकांश मंत्र किस वेद से लिए गए हैं? सॉरी देखिए 37 नंबर प्रश्न ठीक से देखिए, सामवेद के अधिकांश मंत्र किस वेद से लिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 का ऋग्वेद से लिए गए हैं। राइट आंसर होगा सी, ऋग्वेद। अगला देखिए प्रश्न, अगला जो क्वेश्चन है, आयुर्वेद में कुल कितने कांड हैं? सॉरी, अथर्ववेद में कुल कितने कांड हैं? तो अथर्ववेद में कुल कांड जो है इसमें 20 कांड है। राइट आंसर हो जाएगा 20 कांड। और पर पाठक पूछेगा तो इसमें 36 गो पर पाठक है, पर पाठक को है तो 36 गो। ठीक, और कांड कितना है? तो 20 है। और सूक्त पूछेगा तो सूक्त इसमें है 731 गो सूक्त है, और मंत्र पूछेगा तो 5987 गो मंत्र है अथर्ववेद में। ठीक, कांड कितना? 20, पर पाठक कितना है? 36, मंत्र कितना है? तो 5987। ठीक, और सूक्त पूछेगा तो 731। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है? अथर्ववेद को बताना है किस नाम से जाना जाता है। तो इससे जाना जाता है ब्रह्मवेद, भीष्मवेद, क्षेत्रवेद, यानी इन तीनों के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के किस कांड में है? पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के किस कांड में है? तो यह जो है किस कांड में है? बरावा कांड में है। राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया गया, इसका आंसर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यह जो है बराहवे कांड में है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, बराहवा कांड। ठीक, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, अथर्ववेद में किस प्रकार के विषयों का विस्तृत वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में किस प्रकार के विषयों का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव जीवन के सभी पक्ष के अध्ययन का वर्णन मिलता है। ठीक, अगला, अथर्ववेद में जादू टोना का उल्लेख किसमें मिलता है? सॉरी देखिए यहाँ पर इसको काट दीजिएगा, गलत टाइप हो गया है। क्वेश्चन रहेगा, जादू टोना का उल्लेख किसमें मिलता है? तो जादू टोना का उल्लेख किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद में। सही उत्तर हो जाएगा सी, अथर्ववेद। ठीक, अगला देखिए, अथर्ववेद में परीक्षित को किसका राजा कहा गया है? अथर्ववेद में परीक्षित को किसको राजा कहा गया है? तो कुरु का राजा कहा गया है। सही उत्तर डी हो जाएगा, कुरु। साभा एवं समिति को किसकी पुत्रिया कहा गया है? साभा एवं समिति को किसकी पुत्रिया कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, साभा एवं समिति प्रजापति की पुत्री कहा गया है। राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रजापति। अगला देखिए क्या है, ऋग्वेद की जीवित शाखा कौन सी है? ऋग्वेद की जीवित शाखा बताना है कौन सी है? तो ऋग्वेद की जीवित शाखा जो है वह कौन है? शाकल शाखा। राइट आंसर हो जाएगा, शाकल शाखा जो है ऋग्वेद की जीवित शाखा है। अगला प्रश्न है, अर्जुवेद को कितनी शाखाओं में विभाजित किया गया है? अर्जुवेद को कितनी शाखाओं में विभाजित किया गया है? तो इसे 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है, शुक्ल अर्जुवेद, कृष्ण अर्जुवेद। राइट आंसर डी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखिए, शुक्ल अर्जुवेद की शाखाएं कौन सी है? शुक्ल अर्जुवेद की शाखाएं बताना है इनमें से
कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य निदिन और कांडव। ये दोनों जो है शुक्ल अर्जुवेद की शाखाएं हैं। ठीक। 48 नंबर प्रश्न देखिए। 48 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। सामवेद की शाखाएं कौन सी है? सामवेद की शाखाएं बताना है, इनमें से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोथुम, रानायनीय, ठीक, और जैमिनीय। ये तीनों जो है सामवेद की शाखाएं हैं। अगला है 39 नंबर प्रश्न। अथर्ववेद की कौन सी संहिता पूर्ण रूप से उपलब्ध है? अथर्ववेद की कौन सी संहिता है जो पूर्ण रूप से उपलब्ध है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा शौनक संहिता। राइट आंसर डी हो जाएगा। शौनक संहिता जो है यह पूर्ण रूप से उपलब्ध है, यानी अथर्ववेद की 9 शाखाएं थी, जिसमें से शौनक संहिता जो है यह पूर्ण रूप से उपलब्ध है। ठीक। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे प्राचीन वेद पूछा है, कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद पूछेगा तो ऋग्वेद हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा ऋग्वेद। और देखिए 51 नंबर क्या है। सबसे नवीन यानी बाद का वेद कौन सा है? सबसे नया वेद, तो सबसे नवीन वेद कौन हो जाएगा? अथर्ववेद। राइट आंसर बी हो जाएगा अथर्ववेद। सबसे प्राचीन होगा ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद जो है अथर्ववेद है, यानी नवीन वेद। ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला 52 नंबर क्वेश्चन है। ब्राह्मण ग्रंथ किस उद्देश्य से लिखे गए थे? ब्राह्मण ग्रंथ जो है यह किस उद्देश्य से लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेदों की व्याख्या के उद्देश्य से लिखा गया था ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक। 53 नंबर। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण बताना है यह किस वेद से संबंधित है? तो यह ऋग्वेद से संबंधित है ऐतरेय ब्राह्मण। कोशी तर्की और ऐतरेय ब्राह्मण जो है यह ऋग्वेद से संबंधित है। देखिए कोशी तर्की और ये हो गया ऐतरेय ब्राह्मण, ये दोनों जो है ऋग्वेद से संबंधित है। अगला है 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर प्रश्न देखिएगा। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण बताना है यह किस वेद से संबंधित है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है अर्जुवेद से संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा अर्जुवेद। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय, देखिए तैत्तरीय ब्राह्मण यानी शतपथ और तैत्तरीय ब्राह्मण अर्जुवेद से संबंधित है। ठीक। आगे देखिए आरण्य ग्रंथों का मुख्य विषय क्या है? आरण्य ग्रंथों का मुख्य विषय बताइएगा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्य विषय है आरण्य ग्रंथों का दर्शन एवं कर्मकांड। राइट आंसर हो जाएगा बी, दर्शन एवं कर्मकांड। अगला क्वेश्चन बताइएगा 56 नंबर। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? उपनिषदों की कुल संख्या बताना है। तो उपनिषद कितना है? 108 है। सही उत्तर हो जाएगा सी, 108 उपनिषद है। यानी जाप माला जो होता है उसमें 108 मन के होते हैं, उसी से समझ जाइए कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी? तो 108 है। ठीक। 57 नंबर देखते हैं। जाबलो उपनिषद में किसका उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन बताइएगा जाबलो उपनिषद में किसका उल्लेख मिलता है? तो इसमें जो है 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। सही उत्तर बी हो जाएगा 4 आश्रम, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। ठीक। और 4 आश्रम कौन कौन है?
तो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, यही 4 आश्रमों का उल्लेख जाबलोपनिषद में मिलता है। ठीक, आगे देखिए, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति कौन मानी जाती है? सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति बताइएगा कौन माना जाता है? तो मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति माना जाता है मनुस्मृति का। यह जो है शुंग काल का माना ग्रंथ है। मनुस्मृति शुंग काल का माना ग्रंथ है। ठीक, 59 नंबर है, नारद स्मृति किस विषय से संबंधित है? तो नारद स्मृति जो है यह किस विषय से संबंधित है? तो यह न्याय से संबंधित है। राइट आंसर उसका हो जाएगा बी, न्याय। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या कहा गया है? सप्तपद ब्राह्मण में स्त्री को क्या कहा गया है? तो स्त्री को कहा गया है अर्धांगिनी। सही उत्तर सी हो जाएगा, अर्धांगिनी, यानी पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है सतपथ ब्राह्मण में। ठीक, 61 नंबर क्वेश्चन है, जाबलोपनिषद में किसका उल्लेख मिलता है? जाबलोपनिषद में किसका उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया है। ठीक, स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति कौन सा है? तो स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति जो है मनुस्मृति है। ठीक, देखिए क्वेश्चन आपको नहीं दिखा होगा, देख लीजिए। स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति। अगला है, मनुस्मृति किस काल का मानव ग्रंथ है? मनुस्मृति किस काल का मानव ग्रंथ है? तो शुंग काल का। सही उत्तर भी हो जाएगा शुंग काल। ठीक, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, नारद स्मृति किस विषय से संबंधित है? नारद स्मृति को बताना है यह किस विषय से संबंधित है? तो नारद स्मृति जो है यह संबंधित है न्याय से। राइट आंसर सी हो जाएगा, न्याय। नारद स्मृति में कुल कितने प्रकरण हैं? प्रकरण बताना है नारद स्मृति में कुल कितने हैं? तो इसमें 18 गो प्रकरण है। राइट आंसर हो जाएगा 18 प्रकरण, और श्लोक पूछेगा तो 1028 श्लोक है इसमें नारद स्मृति में, और 18 को क्या है? तो प्रकरण है। ठीक, वेदों को समझने के लिए कितनी वेदांग बनाए गए हैं? वेदों को समझने के लिए कितनी वेदांग की रचना हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वेदांगों की जो संख्या है कितनी है? तो 6 है। सही उत्तर भी हो जाएगा, 6 वेदांग की रचना की गई है। कौन कौन है? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, यही 4 वेदांग है। ठीक, अगला है, शिक्षा वेदांग किससे संबंधित है? शिक्षा वेदांग को बताना है यह किससे संबंधित है? तो यह शुद्ध उच्चारण से संबंधित है। सही उत्तर उसका बी हो जाएगा। 68 नंबर है, निरुक्त वेदांग किससे संबंधित है? निरुक्त वेदांग जो है यह व्युत्पत्ति से संबंधित है। व्युत्पत्ति यानी शब्दों के अर्थ से। ठीक, 59 नंबर देखिए, सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य बताना है क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था ज्ञान को संक्षिप्त रूप से रखना। सही उत्तर हो जाएगा, ज्ञान को संक्षिप्त रूप से रखना। 70 नंबर प्रश्न देखिए, कल्प सूत्र किससे से संबंधित है? कल्प सूत्र जो है यह किससे संबंधित है? तो कल्प सूत्र जो है कर्म कांड से संबंधित है। राइट आंसर डी हो जाएगा, कर्म कांड। ठीक, 71 नंबर देखिए, ग्रीस सूत्र किससे संबंधित है? ग्रीस सूत्र बताइएगा यह किससे संबंधित है? तो ग्रीस सूत्र जो है, देखिए क्वेश्चन आपको देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन, ग्रीस सूत्र किससे संबंधित है? तो यह गृहस्थ धर्म से संबंधित है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, गृहस्थ धर्म। ठीक, अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, सुलभ सूत्र किससे संबंधित है? सुलभ सूत्र बताना है किससे संबंधित है? तो सुलभ सूत्र जो है यह संबंधित है जयामिति से। राइट आंसर बी हो जाएगा, जयामिति, यानी यज्ञ वेदियों को मापने के लिए रस्सी का प्रयोग होता था जिसे जयामिति, यानी सुलभ सूत्र किससे संबंधित है? जयामिति। ठीक, आगे देखिए, आगे जो क्वेश्चन आपको है, सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन सा माना जाता है? सबसे प्राचीन धर्म सूत्र बताइएगा, इन चारों ऑप्शन में कौन सा माना जाता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे प्राचीन धर्म सूत्र जो है गौतम है। राइट आंसर हो जाएगा सी, गौतम धर्म सूत्र जो है सबसे प्राचीन है। ठीक, अगला देखिए, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी के रचयिता बताना है कौन है। तो अष्टाध्यायी के रचयिता हो जाएंगे कौन? तो पाणिनि। सही उत्तर इसका हो जाएगा 74 का बी, पाणिनि जो है अष्टाध्यायी का रचयिता है। ठीक, अगर आप डेली जो वीडियो हम आपको इस वीडियो में क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर आप डेली अभ्यास करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, यह अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। प्रैक्टिस डेली विंस योरली। अगर आप लूसेंट बुक पढ़कर डेली इस सेट को प्रैक्टिस करते हैं, एप्लीकेशन पर ये सेट आपको देखने को मिल जाएगा 4 ऑप्शन के साथ, प्रैक्टिस करते हैं तो आप मात्र 45 दिन में लूसेंट को कंप्लीट कर लीजिएगा। 45 दिन में मैं लिख कर दे रहा हूं, और 45 दिन में मैंने लूसेंट को एप्लीकेशन पर कैसे ख़त्म कराया है आप जाकर देख भी सकते हैं। मात्र 45 दिन में पूरा लूसेंट, यानी 490 पेज इसमें है। 490 पेजों को आप 45 दिन में पढ़कर रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, और प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? पुराणों की कुल संख्या बताना है। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। सही उत्तर सी हो जाएगा 18। पुराण के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को पुराण के रचयिता माना जाता है। ठीक, अगला है 76 नंबर प्रश्न, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण जो है मत्स्य पुराण है। सही उत्तर हो जाएगा सी, मत्स्य पुराण। यह जो है आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण। ठीक, अगला देखिए, जातक कथाएं किससे संबंधित है? जातक कथाएं बताना है यह किससे संबंधित है। तो जातक कथाएं जो है यह संबंधित है किससे? तो इसका सही उत्तर बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है जातक कथाएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है। ठीक, अगला बताइएगा, कथावतु किस धर्म से संबंधित है? कथावतु बताना है यह किस धर्म से संबंधित है। तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के ग्रंथों को क्या कहा जाता है? जैन धर्म के ग्रंथों को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा आगम। ठीक, वैसे ही 80 नंबर अब देखिए, कल्प सूत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? कल्प सूत्र के रचयिता बताना है। तो कल्प सूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। राइट आंसर डी हो जाएगा भद्रबाहु, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन कहाँ हुआ था? जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन, तो जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन हुआ था वल्लभी में, यानी गुजरात के वल्लभी नगर में जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन हुआ था। अगला देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक बताना है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? चाणक्य। सही उत्तर हो जाएगा ए, चाणक्य। चाणक्य को ही कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चाणक्य को। ठीक, 83 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र के कितने अधिकरण में विभाजित है? अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है? तो अधिकरण पूछेगा तो 15 अधिकरण में है। ठीक, लेकिन प्रकरण पूछेगा तो 180 प्रकरण में विभाजित है अर्थशास्त्र। ठीक, अगला देखिए 74 क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक बताना है इनमें से कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजतरंगिणी के लेखक है कौन? कलहण। कलहण जो है यह राजतरंगिणी के लेखक है। इसमें जो है कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है राजतरंगिणी में। ठीक, देखिए 85 नंबर, अब राजतरंगिणी में कितने सर्ग हैं? सर्ग की संख्या बताना है। तो इसमें सर्गों की संख्या है 8। सही उत्तर भी हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है, चचनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? चचनामा जो है यह मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो देखिए आंसर क्या दिया गया है, चचनामा जो है यह मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा बी, अरबी भाषा में लिखा गया था। अगला बताइएगा, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी के रचयिता बताना है। तो अष्टाध्यायी के रचयिता है पाणिनि। सही उत्तर हो जाएगा सी, पाणिनि जो है यह अष्टाध्यायी के रचयिता है।
अष्टाध्यायी जो है यह संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक पूछेगा तो कौन हो जाएगा, अष्टाध्यायी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अष्टाध्यायी में किस शब्द का प्रथम प्रयोग हुआ है। अष्टाध्यायी में किस शब्द का प्रथम प्रयोग हुआ है, तो कोई शब्द का हुआ है तो लिपि शब्द का। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, लिपि शब्द। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्गी साहित्य के रचयिता कौन है। गर्गी साहित्य के रचयिता बताना है कौन है, तो गर्गी साहित्य के रचयिता है कात्यायन। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, कात्यायन जो है यह गर्गी साहित्य के रचयिता है। गर्गी साहित्य जो है यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, पतंजलि किसके पुरोहित थे। पतंजलि बताना है किसके पुरोहित थे, तो पतंजलि जो थे ये किसके पुरोहित थे, पुष्यमित्र शुंग के। सही उत्तर सी हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। ठीक, हेरोडोटस को किस नाम से जाना जाता है। इतिहास के पिता के नाम से जाना जाता है, यानी इतिहास का जनक। राइट आंसर हो जाएगा 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो 91 का सही उत्तर हो जाएगा इतिहास का जनक या इतिहास के पिता के नाम से जाना जाता है हेरोडोटस को। ठीक, इसकी पुस्तक कौन थी, तो हिस्टोरिका थी। हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखा था, तो हेरोडोटस ने। ठीक, अगला देखिए, मेगास्थनीज किसका राजदूत था। मेगास्थनीज बताना है यह किसका राजदूत था, तो मेगास्थनीज जो है यह किसका राजदूत था, तो सही उत्तर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज। ठीक, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक, और किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का। ठीक, अगला देखिएगा, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी। इंडिका पुस्तक बताना है किसने लिखी थी। 92 नंबर का क्वेश्चन ही दिखा होगा, एक बार आपसे देख लीजिए। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का। इंडिका पुस्तक किसने लिखी, तो इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने ही लिखी है। ठीक, सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, मेगास्थनीज। इसमें मौर्य युग एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलता है इंडिका में। अगला है, डाइमेकस किसके दरबार में आया था। डाइमेकस जो है यह किसके दरबार में आया था, तो यह जो आया था किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के। सही उत्तर हो जाएगा सी, बिंदुसार। यह जो है डाइमेकस सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था। किसका राजदूत था, अंतियोकस का। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक बताना है इनमें से कौन है, तो प्लिनी जो है यह नेचुरल हिस्ट्री के लेखक है। इसमें जो है नेचुरल हिस्ट्री में भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है नेचुरल हिस्ट्री में। ठीक, 96 नंबर देखिए, फैयान किसके शासनकाल में भारत आया था। फैयान जो है यह किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यह भारत आया था। और फैयान जो है 14 वर्षों तक भारत में रहा था। ठीक, हैंसोंग भारत कब आया था। 97 नंबर प्रश्न बताइएगा, हैंसोंग भारत कब आया था, तो हैंसोंग जो है 629 ईस्वी में भारत आया था। यह किसके काल में आया था, तो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ठीक, और कितने वर्षों तक भारत में रहा था, तो 15 वर्षों तक भारत में रहा था हैंसोंग। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, 97 नंबर तक हो गया। अब 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 98 नंबर प्रश्न है, हैंसोंग के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है। हैंसोंग के यात्रा वृत्तांत का नाम बताना है क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यूं की जो है हैंसोंग के यात्रा वृत्तांत का नाम है। राइट आंसर हो जाएगा बी। इसमें 138 यानी इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है सियूकी में। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे उस समय।
नालंदा हेनसोंग के अध्ययन के समय बताना है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे। तो आचार्य शीलभद्र जो है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे कब, तो हेवेन सॉन्ग के अध्ययन के समय। ठीक, आगे देखते हैं। इति सिंह किस शताब्दी में भारत आया था। इति सिंह जो है यह किस शताब्दी में भारत आया था, 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अलबरूनी जो देखिए ठीक से क्वेश्चन को देखिए, 101 नंबर प्रश्न, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनी। महमूद गजनी के साथ यह भारत आया था। यह जो है अलबरूनी तुर्कमेनिस्तान यानी ख्वारिज्म का रहने वाला था। ठीक, आगे देखिए किताब उल हिंद कितने अध्यायों में विभाजित है। किताब उल हिंद जो है यह कितने अध्यायों में विभाजित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका 103 का 80 अध्यायों में विभाजित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, क्वेश्चन को देखिए किताब उल हिंद कितने अध्यायों में विभाजित है। तो 80 अध्यायों में विभाजित है। सही उत्तर क्या हो जाएगा 80। अगला है इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत को क्या कहा जाता है। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत को बताइएगा क्या कहा जाता है। तो रेहला कहा जाता है, रेहला रेहला कहा जाता है अरबी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर प्रश्न है जितने भी क्वेश्चन हैं लूसेंट, देखिए लूसेंट का इतिहास का प्रथम टॉपिक जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इसी टॉपिक से क्वेश्चन इसको कराया जा रहा है। उसके बाद जो टॉपिक आएगा आपको दिखाएंगे, पहले इस टॉपिक का टोटल क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक, तो 105 नंबर प्रश्न बताइएगा इब्न बतूता भारत कब आया था। तो इब्न बतूता जो है यह भारत आया था 1333 ईस्वी में। सही उत्तर सी हो जाएगा 1333 ईस्वी। इसे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया था इब्न बतूता को। ठीक, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने बनाया था, किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, आगे देखिए तारानाथ किस देश के लेखक था। तारानाथ जो है यह किस देश का लेखक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारानाथ जो है यह जो है तिब्बत देश के लेखक थे। राइट आंसर हो जाएगा बी तिब्बत। इसने कंग्यूर तथा तेंगूर नामक ग्रंथ की रचना की है। तारानाथ जो है यह कंग्यूर तथा कौन सा एक है, तो तेंगूर इन दोनों ग्रंथों नामक रचना की है तारानाथ ने। ठीक, मार्को पोलो भारत किस शताब्दी में आया था। मार्को पोलो जो है यह किस शताब्दी में भारत आया था, 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी के अंत में यानी 13वीं शताब्दी के अंत में मार्को पोलो भारत आया था। आगे क्वेश्चन देखिए 109 भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है एलेक्जेंडर कनिंघम को। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोगाज कोई अभिलेख किस काल से संबंधित है। बोगाज कोई अभिलेख बताना है, यह किस काल से संबंधित है। तो यह 1400 ईसा पूर्व काल से संबंधित है बोगाज कोई अभिलेख। ठीक, बोगाज कोई अभिलेख में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो बोगाज कोई अभिलेख में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो मित्र, वरुण, इंद्र एवं नासत्य का उल्लेख मिलता है। इन चारों का ही उल्लेख मिलता है बोगाज कोई अभिलेख में। ठीक, अगला है हेलियोडोरस स्तंभ कहाँ स्थित है। हेलियोडोरस स्तंभ बताना है कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विदिशा में स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा विदिशा वेसरनगर। हेलियोडोरस सुंग वंश के राजा भद्र के दरबार में आया था। ठीक, आगे देखिए 13 नंबर भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है।
यह कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। ठीक, अगला है दुर्भिक्ष। 114 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दुर्भिक्ष का पहला उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो पहला उल्लेख जो है यह किस अभिलेख में मिलता है? 114 नंबर क्वेश्चन। तो 100 गौरा अभिलेख में मिलता है। सही उत्तर हो जाएगा 100 गौरा अभिलेख। ठीक, और इसी अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है 100 गौरा अभिलेख में। ठीक, अगला देखिए, हुण आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? हुण आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? तो भीतरी स्तंभ लेख से हुण आक्रमण की जानकारी मिलता है। ठीक, अगला है सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य बताइएगा किस अभिलेख में मिलता है? तो सती प्रथा का लिखित साक्ष्य जो है हिरण्य अभिलेख में मिलता है। ठीक, उस समय शासक कौन था? तो भानुगुप्त था। अगला देखिए 117 नंबर, रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख में मिलता है? रेशम बुनकरों की जानकारी बताना है किस अभिलेख में मिलता है? तो मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों की जानकारी मिलता है। अगला है 118 नंबर क्वेश्चन, बुर्ज होम किस प्रकार का पूरा स्थल है? बुर्ज होम जो है यह किस प्रकार का पूरा स्थल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुर्ज होम जो है यह नवपाषाण काल का पूरा स्थल है। राइट आंसर हो जाएगा सी, नवपाषाण काल। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा 119 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 119 नंबर प्रश्न है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? प्राचीनतम सिक्कों को बताना है क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी, आहत सिक्का। इसे साहित्य में कसारपण भी कहा गया है। कसारपण हो गया, यहाँ कसारपण भी कहा गया है साहित्य में प्राचीन सिक्कों को। अगला देखिएगा, सिक्कों पर लेख लिखने की शुरुआत किन शासकों ने की? सिक्कों पर लेख लिखने की शुरुआत बताना है किन शासकों ने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यवन शासक। यवन शासक ने ही सिक्कों पर लेख लिखने का शुरुआत किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 121 नंबर, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख बताना है किस शासक से संबंधित है? तो देखिए, हाथी गुफा अभिलेख जो है यह संबंधित है किस शासक से? सही उत्तर हो जाएगा राजा खारवेल से संबंधित है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक के द्वारा जारी किया गया था? जूनागढ़ अभिलेख जो है यह किस शासक के द्वारा जारी किया गया था? तो यह जारी किया गया था रुद्रदामन प्रथम के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। यह संस्कृत का प्रारंभिक सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है जूनागढ़ अभिलेख को। ठीक, 123 नंबर क्वेश्चन देखिए, नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? नासिक अभिलेख जो है यह किससे संबंधित है? तो यह जो है गौतमी बल्ब श्री से संबंधित है। इस अभिलेख में पुत्र की उपलब्धियां का वर्णन मिलता है नासिक अभिलेख में। ठीक, आगे देखिए, प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो प्रयाग स्तंभ लेख जो है यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त। यह जो है प्रयाग स्तंभ लेख इसे हरिसेन ने लिखा था। इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन मिलता है प्रयाग स्तंभ लेख में। ठीक, आगे देखिए, एहोल अभिलेख किससे से संबंधित है? एहोल अभिलेख बताना है। तो पुलकेशिन द्वितीय। सही उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। इसके लेखक कौन थे? रवि कृति। अगला है, मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? मंदसौर अभिलेख बताना है। तो यशो वर्मन। सही उत्तर भी हो जाएगा यशो वर्मन। इसमें जो है गुप्तकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है मंदसौर अभिलेख। अगला है, ग्वालियर अभिलेख किसका है? तो ग्वालियर अभिलेख जो है राजा भोज से संबंधित है। प्रतिहार नरेश राजा भोज की उपलब्धियों का वर्णन है ग्वालियर अभिलेख में। ठीक, 128 नंबर देखिए, देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? देवपाड़ा अभिलेख बताइएगा किससे संबंधित है? तो देवपाड़ा विजय सेन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विजय सेन।
129 नंबर प्रश्न देखिए, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन बताइएगा। तो अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है, सही उत्तर हो जाएगा पूरा लेख शास्त्र। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पूरा लेख शास्त्र कहा जाता है अंग्रेजी में, जिससे इपिग्राफी भी कहते हैं। ठीक, 130 नंबर है, प्रारंभिक अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? प्रारंभिक अभिलेख जो है यह किस भाषा में लिखे गए थे? तो यह प्राकृत भाषा में लिखे गए थे प्रारंभिक अभिलेख। सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत, यानी अधिकांश अशोक अभिलेख जो है यह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक, अगला देखिए 131 नंबर क्वेश्चन है, अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग कब से मिलने लगता है? अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग कब से मिलने लगता है? तो दूसरी सदी से मिलने लगता है। ठीक हो गया, क्या होगा? दूसरी सदी। ठीक, अभिलेखों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग कब से शुरू हुआ? अभिलेखों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग कब से शुरू हुआ? तो 9वीं से 10वीं सदी, 9वीं से 10वीं सदी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है लुसेंट के इतिहास के प्रथम टॉपिक, प्राचीन भारतीय इतिहास का ही प्रथम टॉपिक का ही क्वेश्चन है। आप बुक निकाल के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को मिला भी सकते हैं। ठीक, तो 133 नंबर का आंसर दीजिएगा। समुद्रगुप्त के किस सिक्के से उसके संगीत प्रेमी का प्रमाण मिलता है? समुद्रगुप्त के किस सिक्के से उसके संगीत प्रेमी का प्रमाण मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 133 का बीड़ा बजाते हुए सिक्का। बीड़ा बजाते हुए सिक्के से संगीत प्रेमी का प्रमाण मिलता है। राइट आंसर डी होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, अरिकमेडु से किस देश के सिक्के प्राप्त हुए? अरिकमेडु से बताइएगा किस देश के सिक्के प्राप्त हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोम। रोम के सिक्के प्राप्त हुए। इसमें दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण रोमन व्यापारी केंद्र था। अरिकमेडु जो है यह दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण रोमन व्यापारिक केंद्र था। ठीक, 135 नंबर देखिए, यह लास्ट क्वेश्चन है, यानी देखिए यह बुक में दिखा रहे हैं। देखिए लुसेंट का प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से टोटल कितने क्वेश्चन कराए हम? 135, यानी 135 नंबर क्वेश्चन यह लास्ट है। इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। 135 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रारंभिक विदेशी संबंध किन क्षेत्रों से स्थापित हुए? भारत के प्रारंभ में विदेशी संबंध जो है किन क्षेत्र से स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बर्मा, माल्या, कंबोडिया और जाया। इन्हीं 4 देशों से भारत का प्रारंभिक विदेशी संबंध स्थापित हुआ था। इसका सूत्र जो है बम काजा, बम काजा याद कर लीजिएगा। तो इसको चारों को आप याद कर सकते हैं। ब से बर्मा, म से माल्या, क से कंबोडिया, ज से जावा, यानी इन्हीं 4 देशों से भारत का प्रारंभिक विदेश संबंध प्रारंभ हुआ था। ठीक, देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास को हमने करा दिया। देखिए यह है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इस टॉपिक से जितने भी MCQ हैं, यानी टोटल 35 MCQ कराए हैं। ठीक, इसका PDF एप्लीकेशन पर डाल दिया गया है, वहां पर जाकर आप इसका टेस्ट भी दे सकते हैं एक बार बुक पढ़कर। ठीक, और अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक जो है 2 नंबर है, प्रयाग ऐतिहासिक काल। ठीक, 2 लुसेंट सब्जेक्टिव बुक न्यू एडिशन। देखिए ये जो बुक है न्यू एडिशन है। देखिए न्यू एडिशन 2026। ठीक, 2 नंबर टॉपिक आपको कल पढ़ना है, कल आपको कराएंगे 2 नंबर टॉपिक प्रयाग ऐतिहासिक काल। इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। इसका निचोड़ MCQ अगले वीडियो में कराएंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिए। आप कमेंट करिएगा, वीडियो बहुत जल्द सभी टॉपिक का अपलोड करते जाएंगे। ठीक, तो चलिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।